गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है कोई अवतार नहीं। गिर फिर उठ चल, रुक जाना जिंदगी का सार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं। दोस्तों, गिरिडीह लोकसभा में 3 प्रत्याशियों के बीच काफ़ी संघर्ष हुआ और जीत सीपी चौधरी यानी आजसू के जो कैंडिडेट रहे यानी सीपी चौधरी, उनकी जीत हुआ। लेकिन उसके कॉन्टेस्टेड जो 2 थे, एक मथुरा प्रसाद महतो जेएमएम से और तीसरा जयराम महतो, जिसे पूरे झारखंड में टाइगर जयराम महतो के नाम से हम जानते हैं। इन तीनों के बीच में काफ़ी संघर्ष हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। खासकर हम ये बात करने जा रहे हैं झारखंड में नौजवानों का जो ग्रुप है, एक जेबी केसेस, और जेबी केसेस के जो नेता है टाइगर जयराम महतो, पूरे झारखंड में 1932 आधारित खतियान को लेकर के स्थानीय नीति बनाई जाए, उस सवाल पर उन्होंने आंदोलन किया। वहीं पर 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया। यानी वो चाहते हैं यहाँ के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उन्हें यहाँ स्थानीय नौकरियों में प्राथमिकता दिया जाए, यानी 90% स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाए और 10% अगर बाहरी लोगों को भी नौकरी दिया जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। हालांकि वह पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें जो वोट मिला है काफ़ी अच्छा वोट मिला है, जिसे स्वागत किया जाना चाहिए। 3.5 लाख के लगभग उन्हें वोट मिला। आपको बता दें कि टोटल जो वोट है गिरिडीह लोकसभा में, उसमें सीपी चौधरी को जो वोट मिला है वह है 4,51,139। वहीं मथुरा प्रसाद महतो को वोट मिला उनसे कम 80,000 और जयराम महतो को मिला 3,50,000 के लगभग। ये वोट काफ़ी मायने रखते हैं। जहाँ तक परसेंटेज की बात करें, वोटिंग परसेंटेज की बात करें, तो सीपी चौधरी को 35.67% वोट मिला। मथुरा प्रसाद महतो को 29.27% वोट मिला और जयराम महतो को 27.47% वोट रहा। टोटल वोटिंग जो है गिरिडीह लोकसभा में 12,64,833 हुआ और परसेंटेज की बात करें तो 67.23% वोटिंग हुआ। इसमें ये देखा गया कि जो गैप पहले था 2019 के चुनाव में, जहां पर सीपी चौधरी को टोटल वोट का 58.79% मिला था और जेएमएम को 36.13% मिला था, वह घटकर अभी 35.67 रहा, जो सीपी चौधरी को वोट मिला। यानी सीपी चौधरी का वोट और मथुरा प्रसाद का काफ़ी वोट जो है जयराम महतो को शिफ्ट हुआ, लेकिन वह जीत हासिल नहीं कर सका। उसके लिए खेद है और उन्होंने खेद भी व्यक्त किया और लोगों को धन्यवाद भी दिया कि पहली बार जो हम चुनाव लड़े हैं, इतना काफ़ी ज़्यादा वोट मिलना किसी के लिए, निर्दलीय प्रत्याशी के लिए बहुत ही अहम है और खुशी की बात है। दोस्तों, इसके साथ ही पूरे झारखंड में 8 लोकसभा में जेबी केसेस के उम्मीदवार को चुनाव में उतारा गया था, जैसे कि मुख्य रूप से गिरिडीह के हुए टाइगर जयराम महतो, वहीं पर रांची लोकसभा से देवेंद्र नाथ महतो को उतारा गया और हजारीबाग से संजय मेहता कैंडिडेट थे, वह सभी लोकसभा चुनाव में तीसरा स्थान प्राप्त किया। लेकिन दोनों को, संजय कुमार मेहता को भी और देवेंद्र नाथ महतो को भी 1.5 लाख के लगभग वोट मिला है, जो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जीत हासिल नहीं कर पाया। तो हमें इस बारे में समझना और सोचना है कि जेबी केसेस के उम्मीदवार को जीत क्यों नहीं मिला। बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी न्यूज़ दिया गया था, एक तरफा जो न्यूज़ दिया गया था कि टाइगर जयराम महतो के आंधी में बीजेपी और जेएमएम के प्रत्याशी जो हैं वो हवा में उड़ जा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें थी। लोगों को लग रहा था कि जयराम महतो एक तरफा जीत हासिल करेंगे, जो नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण क्या था? दोस्तों, यहाँ जो सामाजिक संरचना है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कुर्मी समुदाय के जो लोग गिरिडीह में हैं उनका परसेंटेज 20% है, एसटी 10% है,
SC 14% है, वहीं मुस्लिम 16% है, OBC 34% है और जनरल कास्ट 6% है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जयराम महतो को मैक्सिमम वोट जो है कुर्मी वोट मिला, तो हम ये मान के चलें कि कुर्मी वोट जो है गिरिडीह लोकसभा में 20% है, उसमें अगर 15% भी वोट मिलता है, जो कि निश्चित रूप से 15% से ज़्यादा वोट उन्हें कुर्मियों का मिला है, तो उनकी संख्या होती है 1,90,000। लेकिन जयराम महतो को 3.5 लाख के लगभग वोट मिला, यानी बाकी वोट किसका था, ये सोचने की बात है। लेकिन ये निश्चित है कि गिरिडीह में टाइगर जयराम महतो को मुस्लिम वोट नहीं मिला, लेकिन ST, SC और OBC का वोट मिला। उन्हें आगे ST और SC और OBC और मुस्लिम को वोट लेने के लिए क्या करना चाहिए, ये सवाल है। पूरे चुनाव के दरमियान आपने देखा होगा पूरे देश में कि किस तरह मोदी, जो देश का प्रधानमंत्री हैं, और होम मिनिस्टर अमित शाह पूरे देश में चुनाव के दरमियान मुस्लिमों के खिलाफ बहुत सारे बातें उन्होंने कहा। कभी कहा कि हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र लूट करके मुसलमानों को बांट देगा, यहाँ का धन संपत्ति आपका छीन करके मुस्लिमों को बांट देगा, यानी पूरा समीकरण उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश किया। हिंदू वोट एक तरफ गिरे और मुस्लिम वोट एक तरफ गिरे, जैसे कि 2019 या 2014 में हुआ था। हिंदुओं का ज़्यादा से ज़्यादा वोट BJP को मिला था, इसलिए 2014 में और 2019 में वह अपने ही अकेले दम पर जो बहुमत में था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने ज़बरदस्त संघर्ष किया और जो नारा दिया था वो लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और इसके समर्थन में लोगों ने वोट दिया। आपको मालूम है कि किस तरह इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टियां थी, उन्होंने जो नारा दिया है लोगों के बीच में, जैसे OBC यानी सभी समुदाय की जनगणना करने के बाद था, वहीं महंगाई के खिलाफ उन्होंने बात की, अग्निवीर योजना को रद्द करने के बात किया, और इसके साथ ही जो है पूरे देश में रोजगार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली है लेकिन उसे भरा नहीं गया, इसके खिलाफ पूरे देश में उन्होंने प्रचार किया, जिसके वजह से इंडिया अलायंस के जो भी पार्टियां थी उन्हें काफ़ी अच्छा वोट मिला। और नतीजा ये हुआ कि BJP को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, वो 240 में आके लटक गए। अभी उन्हें सरकार चलाने के लिए NDA के बाकी जो सहयोगी दल हैं, नीतीश कुमार हों या तेलुगु देशम हो, उनके पास गिड़गिड़ाना पड़ रहा कि किसी तरह हमें सपोर्ट कर ताकि हमारा सरकार चले। लेकिन जब तक वह बहुमत में थे कभी भी इन लोगों का उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जयराम महतो अगर लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा भी चुनाव जीतते हैं तो उन्हें मुस्लिमों को अपने तरफ लाने के लिए, मुस्लिम का जो हक और अधिकार है, SC ST का, OBC का जो हक अधिकार है, उसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ेगा। पूरे देश में जिस तरह से मुस्लिमों के खिलाफ जो प्रचार किया गया, क्या जयराम महतो किसी भी मीटिंग में मुस्लिम के पक्ष में कोई बातें की? क्या उन्होंने मोदी के खिलाफ या अमित शाह के खिलाफ कोई भाषण दिया? BJP कैंडिडेट जो नारा दिया बहुत सारे लोगों ने, क्या हम देश में संविधान को बदलने जा रहे हैं अगर हमें 400 से ज़्यादा आपको हमें जिताते हैं, लोकसभा भेजते हैं? तो ये काफ़ी संघर्ष, ये काफ़ी संवेदनशील बात थी, जो कि बीच बीच में हमें बराबर ये सुनने को मिला है। उनके बहुत सारे MP जो है हमेशा कहा कि हमें 400 से ज़्यादा की संख्या में जिताएं, हम संविधान बदलेंगे। तो संविधान के पक्ष में भी ये आंदोलन था, लोग सड़क पर उतरे, वोट किया और संविधान को नहीं बदला जाए उसके समर्थन में वोट दिया। तो इस सवाल पर जो टाइगर जयराम महतो को जो आंदोलन करना चाहिए था इस लोकसभा में, संविधान को लेकर के उसके समर्थन में बातें करनी थी, मुस्लिमों के समर्थन में बात करनी थी, और इसके साथ ही ST SC OBC, खासकर OBC आपको मालूम है कि काफ़ी संख्या में जो है झारखंड राज्य में रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह समझना होगा कि आप एक तरफ 1932 आधारित खतियान का बात कर रहे हैं, लेकिन अगर OBC को वोट लेना है जो कि 34% है, उसके वोट लेने के लिए आपको उसका समर्थन बातें करनी होगी, तभी आपको उसका वोट मिले।
मिलेगा। और ओबीसी और एससी और मुस्लिम का वोट अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको जीत हासिल नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं जो भी केसेस के जो समर्थक हैं और उनके जो भी कार्यकर्ता हैं उन्हें मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप सोचें और समझें कि ये बातें कितनी सच्ची है और सच्चाई से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। सामाजिक बदलाव लगातार झारखंड में होते रहे हैं। 1908 में ही CNT एक्ट बना झारखंड में, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ के आदिवासियों को ज़मीन को छीना गया, उन्हें ज़मीन से बेदखल किया गया। आज पूरे झारखंड में जो सामाजिक संरचना बदल चुका है। बहुत सारे जगहों पर जो है यहाँ के मूल निवासी और ख़ासकर ट्राइबल्स अभी अल्पसंख्यक हो चुके हैं। ऐसे स्थिति में अगर आपको वोट लेना है तो ख़ास करके ओबीसी समाज के जो लोग हैं उन्हें आपको साथ में लाना होगा, जिसे लाने में आपने असफलता प्राप्त किया है। इसे आपको दूर करना होगा। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी समाज के लोगों को आप अपने पक्ष में लाएं, उसके लिए उसके हक की बात आपको करना होगा। उन्हें भी रोज़गार, शिक्षा में उचित प्रतिनिधित्व मिले, उसकी बातें करनी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन में और जब कभी चुनाव होता है तो आपको मुख्य दुश्मन की पहचान करनी होती है कि आपका मुख्य दुश्मन क्या है। हमने देखा था द लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में जब आपसे पूछा गया था, खासकर टाइगर जयराम महतो से पूछा गया था कि आपका मुख्य दुश्मन कौन है, तो चुनाव में मुख्य दुश्मन कौन होता है उसे बताना भी ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने गोलमोल बातें कह करके टाल दिया। ऐसा कहने से नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। पूरे देश में जहाँ एक तरह संविधान बचाने की लड़ाई चल रहा है, रोजी रोजगार, महंगाई के सवाल पर आंदोलन करने की बात हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी न किसी का पक्ष लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको अपने हक में कानून बनाना है तो लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य आपके रहेंगे और आपके समर्थन के साथी लोकसभा में रहेंगे, तभी आप उस तरह का कानून पास करा सकते हैं जिसके जरिए यहाँ के मूल निवासी को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के ट्राइबल्स को उचित अधिकार और जो अधिकार से वंचित रखा गया उसे आप दिला सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आपको जीतने होंगे। इसके लिए आपको देखना है कि कौन सा लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देते हैं। ऐसी स्थिति में जैसे कि मैंने कहा, आपको मुख्य दुश्मन का पहचान करना होगा और कभी कभी मुख्य दुश्मन को हराने के लिए आपको छोटे दुश्मन के साथ सहयोग करना पड़ता है, उससे पैक्ट करना पड़ता है। ये राजनीतिक चाल है और इसे आपको अपनाना ही पड़ेगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, खासकर जेबी केसेस के लोगों को, कि आने वाले दिनों में जैसा कि आपने आंदोलन किया है, जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए आंदोलन किया है, वो आंदोलन आप करते रहेंगे। और ये बात निश्चित है कि जब आपका आंदोलन होगा, आप में ईमानदारी होगी, आप में समर्पण होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ के सभी समुदाय के लोग, खासकर ST SC OBC, यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के कुर्मी का मैक्सिमम वोट आपको मिलेगा और आप जीत हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ में। उम्मीद है कि आप अपने संघर्ष को जारी रखेंगे।